So good afternoon to everyone. Great. तो कल के लेक्चर को हम लोग प्रोसीड करते हैं और कल के क्लास में हम लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक को डिस्कस किया था। उसके कुछ हाफ पार्ट जो है मोहम्मद बिन तुगलक के, वो कल के लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है, क्योंकि तुगलक डायनेस्टी से क्वेश्चन आता है और अभी मोहम्मद बिन तुगलक का पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है। जब तक कंप्लीट होगा तो आप जानेंगे। देखिए, क्वेश्चन जनरली जो मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन जो मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड है उसमें एक सीरीज ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, और वहाँ से कॉन्सेप्ट से एक फैक्चुअल चीज़ उठा के कमीशन जो है वो आमतौर से हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछता है। तो जनरली जो अप्रोच होता है हिस्ट्री का, लोग क्या करते हैं कि फैक्ट्स को मगअप कर लेते हैं, वन लाइनर कुछ नोट्स बनाए और उसको मगअप कर लिए, उसको रट गए। कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होने की वजह से जब एग्ज़ाम में वो ऑप्शंस आपको दिखते हैं और उनके साथ कुछ उनके ही जैसा अगर कुछ ऑप्शन दिखने लगा, जैसे फिरोज शाह तुगलक भी दे दिया, मोहम्मद बिन तुगलक भी दे दिया, गियासुद्दीन तुगलक भी दे दिया, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स जो हैं वो गलती कर देते हैं। वो इसीलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ के वो फैक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि कॉन्सेप्ट से ही फैक्ट्स फ्लो होगा, ओके। तो चलिए, हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक डिस्कस कर रहे थे। इसको मैं MBT लिखूंगा, मोहम्मद बिन तुगलक को। और मोहम्मद बिन तुगलक के हम लोग कंट्रोवर्शियल स्टेप्स जो थे, वैसे स्टेप्स जो कि फेल्ड हो गए और जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को इल स्टार्ड आइडियलिस्ट कहा जाता है, उन स्टेप्स के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और तो देख सकते हैं आप, अगर ये मेंस में अगर क्वेश्चन आ गया इस टाइप से कि वाई मोहम्मद बिन तुगलक वाज कॉल्ड एज इल स्टार्ड आइडियलिस्ट, चाहे मोहम्मद बिन तुगलक हैज बीन राइटली कॉल्ड एज इल स्टार्ड आइडियलिस्ट, कमेंट, तो उसमें फिर जो मैं ये पूरे कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहा हूं वो आपको लिखने होंगे। प्रीलिम्स में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है तो पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग तुगलक रूलर्स वाज कंसीडर्ड एज इल स्टार्ड आइडियलिस्ट, तो उसमें आप टिक करके आ जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक, ओके। तो कंट्रोवर्शियल स्टेप्स हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के देख रहे थे और उसमें एक स्टेप्स था आपका ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल जो कब हुआ था? 1327 में। सेकेंड कंट्रोवर्शियल स्टेप जो मोहम्मद बिन तुगलक का रहा वो रहा इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। थर्ड स्टेप जो रहा मोहम्मद बिन तुगलक का जो फेलियर हुआ वो था रेजिंग लार्ज आर्मी एंड डिसबैंडिंग इट। एक बड़ी आर्मी को उसने रेस तो किया, बनाया तो, लेकिन बाद में डिसबैंड कर दिया। और ये भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पे याद रखिए कि ये आर्मी जो मोहम्मद बिन तुगलक इंक्रीज किए थे टू काउंटर द मंगोल थ्रेट, ठीक है। तो उस समय एक मंगोल रूलर हुआ करते थे तामशरीन, ठीक है। तो तामशरीन ने आपको सिंध तक अटैक कर दिया था और इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को अब दिल्ली पे मंगोल्स का खतरा जो है वो मंडराने लगा था। तो उसको काउंटर करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने लार्ज आर्मी बढ़ाया था, लेकिन बाद में उसे डिसबैंड कर दिया था। तो इसकी भी काफी आलोचना की गई थी। नेक्स्ट आपका कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेप है उसका अग्रेरियन रिफॉर्म्स। अग्रेरियन रिफॉर्म्स। और उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कंट्रोवर्शियल स्टेप है उसका मिलिट्री एक्सपेडिशंस। और मिलिट्री एक्सपेडिशन में जो दो मिलिट्री एक्सपेडिशन डिजास्टर साबित हुए मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, वो है एक कराचिल एक्सपेडिशन, कराचिल एक्सपेडिशन, और दूसरा है आपका कांगड़ा एक्सपेडिशन, कांगड़ा एक्सपेडिशन, ठीक है। अभी सब पे हम लोग अभी इलैबोरेटली चर्चा करने वाले हैं। तो ये आपका टॉपिक है जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, फाइन। अब आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा कि इनमें से किस तुगलक रूलर से कराचिल एक्सपेडिशन एसोसिएटेड है, तब आपके आंसर क्या हो जाएंगे? मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये जो दो एक्सपेडिशन है, मिलिट्री एक्सपेडिशन कराचिल और कांगड़ा, ये डिजास्टर साबित हुए थे। तो कल के क्लास में हमने ट्रांसफर ऑफ कैपिटल देख लिया था। इसको मैं फिर से आपको इलैबोरेट कर देता हूं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी कहां से? दिल्ली से दौलताबाद के लिए। दौलताबाद जिसको देवगीर भी कहा जाता है। और वो क्यों शिफ्ट किया गया था कैपिटल? ऑब्वियसली टू हैव अ गुड कंट्रोल ओवर साउथ इंडिया, ठीक है। साउथ इंडिया पे कंट्रोल दिल्ली सल्तनत का अच्छे तरीके से रह पाए, इसके लिए दौलताबाद में कैपिटल शिफ्ट किया गया था, ठीक है।
अब ये जो कैपिटल शिफ्ट हुआ ये फेलियर साबित हुआ, क्यों? क्योंकि बाद में मतलब 1335 में ही 1335 में ही इसके 8 साल बाद ही मोहम्मद बिन तुगलक वापस अपनी राजधानी शिफ्ट कर देते हैं। कहां से? फिर वापस दौलताबाद से दिल्ली। तो ये जो राजधानी शिफ्ट करने में जो खर्चे हुए, जो कंसेशनल रेट पे लैंड दिया गया होगा लोगों को, जो स्टेट के पैसे लगे गवर्नमेंट क्वार्टर्स बनाने में, वो सब लगभग एक वेस्ट ही हो गए। तो इसको आपको एक डिजास्टर साबित किया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक का जब भी हम लोग स्टेप्स काउंटर करते हैं तो। हालांकि इसमें कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, तो देख लेते हैं कि ये ट्रांसफर ऑफ कैपिटल तो हो गया, लेकिन कैपिटल शिफ्ट करने की वजह क्यों हुई, क्यों बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने कैपिटल शिफ्ट किया, उसको थोड़ा सा इलैबोरेटली डिस्कस करते हैं। तो देखिए बात है 1334 की, 1334 की, मतलब अभी राजधानी को शिफ्ट हुए 7 साल ही हुआ था कि माबार जो है, माबार कहा गया है मदुरई को, तो माबार इज द मेडिवल नेम ऑफ मदुरई, मदुरई तमिलनाडु में है। तो माबार में रिबिलियन हो गए, बगावत हो गए, मतलब 7 साल अभी हुआ ही है कैपिटल शिफ्ट हुए, दौलताबाद में कैपिटल हुआ है और माबार मदुरई में क्या हो गया है, रिबिलियन हो गया है। ठीक है, अब इस मदुरई के रिबिलियन को आपको शांत करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक कैपिटल से आते हैं मदुरई में कि भाई मदुरई के सुल्तान ने रिबिलियन बगावत कर दी है दिल्ली सल्तनत के खिलाफ। लेकिन बीच में ही बिदर जो कर्नाटका में जगह है, वहां पे मोहम्मद बिन तुगलक के सैनिकों को ब्यूबोनिक प्लेग हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्यूबोनिक प्लेग, और मोहम्मद बिन तुगलक भी इस डिजीज से सफर हो जाते हैं। ठीक है, तो 1334 की बात है कि माबार जो मदुरई है वहां पे बगावत हो गई थी, और उस बगावत को शांत करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक मदुरई जा रहे थे कि बीच में कर्नाटका में जो जगह है बिदर, वहां पे ब्यूबोनिक प्लेग हो जाता है, जिसकी वजह से लगभग 2/3 सैनिक, 2/3 मतलब 2/3 ऑफ द सोल्जर्स, 2/3 ऑफ द सोल्जर्स कहने का मतलब कितना हो गया, 66% ऑफ द सोल्जर्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक डाइड। ठीक है, अब इट वॉज अ हेवी लॉस फॉर द सुल्तान फ्रॉम विच ही कुड नॉट एबल टू रिकवर। ओके, और बाद में फिर मोहम्मद बिन तुगलक वापस चल जाता है दौलताबाद, और जब वो वापस दौलताबाद जाने लगता है, मदुरई तो पहुंच नहीं पा रहा था, जब वो दौलताबाद जाता है कि बीच में उसे ये भी खबर आती है कि आपको ये बंगाल जो है उसने भी बगावत कर दिया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में उसे बहुत सारे रिबिलियंस को फेस भी करना पड़ रहा था, क्योंकि एम्पायर बहुत बड़ा था। दिल्ली सल्तनत अपने सबसे मैक्सिमम जोन, मतलब मैक्सिमम एरिया जो दिल्ली सल्तनत का था वो किस सुल्तान के अंदर था, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इतनी बड़ी जो सल्तनत होगी तो इसे संभालने में बहुत परेशानियां भी होंगी, है कि नहीं? काफी बड़ा सल्तनत है, वेस्टेड इंटरेस्ट है सल्तनत के अंदर, हर रोज कोई ना कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है दिल्ली सल्तनत को उखाड़ फेंकने के लिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक की कठिनाइयां भी बहुत थी, तो उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे रिबिलियंस को फेस किया है। और दूसरा चीज ये भी था मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में कि उसे जल्दी किसी पे भरोसा नहीं होता था। एक तो उसका कैरेक्टर क्या था, ही वॉज हेस्टी एंड इम्पेशेंट, और दूसरा उसका कैरेक्टर ये था कि ही कुड नॉट एबल टू ट्रस्ट पीपल इजिली। इसकी वजह से क्या होता था कि जब भी कोई बगावत होता था तो सुल्तान खुद राजधानी छोड़ के उस बगावत को शांत करने जाता था। आमतौर पे क्या होता है, आमतौर पे होता है कि सुल्तान जो होता है वो अपने किसी सैनिक अधिकारी, मिलिट्री जनरल को असाइनमेंट देता है कि जाओ भाई जाके वहां का बगावत शांत करो। लेकिन चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो ट्रस्ट नहीं कर पाता था जल्दी लोगों को, तो इसीलिए जो भी रिबिलियन होता था उसको सप्रेस करने के लिए वो खुद जाता था। तो सुल्तान अगर दिल्ली से चला गया, राजधानी से चला गया, तो लॉ एंड ऑर्डर या एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टर्ब तो हो जाएगी ना। तो जब तक वो दूसरे एरिया में शांत कराता था रिबिलियन, तब तक तीसरे एरिया में रिबिलियन हो जाता था। गॉट इट? तो ये था आपका। तो इसके लिए फिर जब बंगाल कैप्चर हो गया, जब बंगाल भी अलग हो गया, तब मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि नहीं, अब नॉर्दर्न इंडिया का जो बाउंड्री है अब वो वल्नरेबल हो चुका है, अब उसे दिल्ली जाना पड़ेगा, क्योंकि बंगाल अलग हो गया है। अब बंगाल के अलग होने से नॉर्दर्न इंडिया का जो बाउंड्री है, हो सकता है कोई फॉरेन पावर इन्वेड कर दे या फिर कोई नोबल जो है वो कूप मतलब कि जो है वो प्लान कर दे। तो इसीलिए 1335 में अगेन मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज। यहां तक कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? फाइन। नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। नेट का प्रॉब्लम है क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, ये अगेन वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल स्टेप है कि मोहम्मद बिन तुगलक का। और टोकन करेंसी जो है ये कब इंट्रोड्यूस की गई? 1329 टू 1333, 1329 से लेकर 1333 तक ये टोकन करेंसी चला। ठीक है,
अब टोकन करेंसी क्या होता है? ठीक है, करेंसी जो मनी है, पैसा जो है, उसका काम क्या है बेसिकली? व्हाट इज मनी यूज्ड फॉर? मनी इज बेसिकली व्हाट? अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये एक्सचेंज करने का विधि है, आप कोई सामान खरीदते हैं और मनी देते हैं, है ना। अब टोकन करेंसी कहने का मतलब हो गया वैसा करेंसी, वैसा पैसा जिसकी वैल्यू उसके बनाए हुए एलिमेंट पे निर्भर नहीं करेगी। ठीक है, टोकन करेंसी वैसी करेंसी को कहते हैं जिसका वैल्यू उसमें बनाई गई कंपोनेंट की वजह से डिसाइड नहीं किया जाएगा। अब इसका एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे कि आप 10 ग्राम सोने का सिक्का ले लीजिए, करेंसी बना लीजिए, एक सिक्का बनवा लीजिए सोनार से 10 ग्राम का। अब वो आप कहीं भी लेके चल जाइएगा, वो जो गोल्ड का वैल्यू है वो आपको मिलेगा। वो लीगल टेंडर नहीं है गोल्ड कॉइन, कोई भारत सरकार सोने का सिक्का नहीं चलवा रही है। आपने सोने का सिक्का बनवा लिया, अब वो लीगल टेंडर भी नहीं है, लेकिन आप आश्वस्त हैं कि कहीं भी इस सोने के सिक्के को मैं दूंगा या दूंगी तो इसमें जो गोल्ड कंपोनेंट यूज हुआ है उसका वैल्यू मुझे मिलेगा, होता है ना वो। तो इस केस में क्या हुआ कि इस केस में गोल्ड कॉइन करेंसी है, लेकिन इसका वैल्यू कोई गवर्नमेंट डिसाइड नहीं किया है, इसका वैल्यू जो कंपोनेंट इसमें यूज हुआ है बनाने में करेंसी में उस पर निर्भर है। वहीं पे दूसरी तरफ आप देख लीजिए 2000 का नोट, वो नोट जो है वो किस चीज का बना हुआ है? पेपर का बना हुआ है। वो पेपर जिसका नोट बना हुआ है वो पेपर की कीमत कितनी हो सकती है? 5 रुपए हो सकती है, 10 रुपए हो सकती है, 20 रुपए हो सकती है। लेकिन उस पेपर की करेंसी जिसपे 2000 का नोट मतलब अंकित है, प्रिंटेड है, उसकी करेंसी कितनी है? 2000। क्यों? क्योंकि वो लीगल टेंडर है, क्योंकि गवर्नमेंट बोलता है कि भाई मैं धारक को 2000 रुपए देने का वचन अदा करता हूं। तो ये जो पेपर करेंसी है ये क्या हो गया? टोकन करेंसी। क्लियर है ये चीज? तो उसी तरीके से आपको मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, ही इंट्रोड्यूस्ड टोकन करेंसी। टोकन करेंसी ऑफ व्हाट? ही इंट्रोड्यूस्ड ब्रॉन्ज कॉइन्स। ही इंट्रोड्यूस्ड ब्रॉन्ज कॉइन्स विथ द सेम वैल्यू with the same value of silver तानका। तानका जो है ये क्वाइन होता था जी दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पे। दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वाइंस है, तंका एंड जित्तल। इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो तंका और जित्तल क्या हैं? ये क्वाइंस हैं, ये सिक्के हैं जो मध्यकालीन भारत में, मिडिवल इंडिया में यूज किए जाते थे। क्लियर है ये चीज? तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या इंट्रोड्यूस किया? ब्रॉन्ज क्वाइंस विद द सेम वैल्यू ऑफ सिल्वर तंका। मतलब ब्रॉन्ज के सिक्के होंगे जिनका वैल्यू उतना ही होगा जितना सिल्वर के सिक्के का होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कोई एक नोट आया, ठीक है, उस नोट का वैल्यू लेट से, अभी तो 2000 का नोट आता है, मान लीजिए कोई एक नोट आया जो 55,000 का नोट है। क्लियर है ये चीज? तो आप क्या बोलिएगा कि इस नोट का वैल्यू उतना ही है जितना 10 ग्राम ऑफ गोल्ड का है। क्लियर है ये चीज? तो उसी तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या इंट्रोड्यूस किया? ब्रॉन्ज कॉइन्स विद द सेम वैल्यू ऑफ सिल्वर तनका। क्लियर है ये चीज? अब देखिए, अब ये भी जो था ये स्टेप, इसमें भी प्रॉब्लम्स आई। तो प्रॉब्लम्स देखते हैं, प्रॉब्लम्स क्या था। तो पहला प्रॉब्लम तो ये था कि इट वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट, ये नया कॉन्सेप्ट था मेडिवल इंडिया में टोकन करेंसी का। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक से पहले इंटरनेशनल लेवल पे ईरान के गाजन खान और चाइना के कुबलई खान, ये दो राजा हैं, इन्होंने टोकन करेंसी से एक्सपेरिमेंट किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक वाज नॉट द फर्स्ट सुल्तान इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी। मोहम्मद बिन तुगलक से पहले ईरान के गाजन खान और चाइना के कुबलई खान ने टोकन करेंसी के साथ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंटेशन किया था, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक भी चाह रहे थे कि इसी टाइप का कॉन्सेप्ट इंडिया में भी, मतलब हमारी सल्तनत में भी हो। और क्यों मोहम्मद बिन तुगलक चाह रहे थे कि टोकन करेंसी आए? वो इसीलिए क्योंकि 14th सेंचुरी में, 14वीं शताब्दी में, और ये हम लोग कब की बात कर रहे हैं? 14th सेंचुरी की बात कर रहे हैं ना। 14th सेंचुरी में वर्ल्ड में सिल्वर की शॉर्टेजेस थी। तो अगर आपको चांदी के सिक्के बनवाने होंगे अपनी सल्तनत के लिए तो उतना चांदी भी तो आपको मंगवाना पड़ेगा। लेकिन 14th सेंचुरी में वर्ल्ड में सिल्वर की शॉर्टेजेस थी, लेकिन सिक्का तो बनवाना है आपको। तो इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इस टोकन करेंसी को, ब्रॉन्ज को इंट्रोड्यूस किया था, ब्रॉन्ज कॉइन्स को। क्लियर है ये चीज? यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका। अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कब इंट्रोड्यूस किया, कब खत्म किया, ये सब, या फिर इलेबोरेट कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि इनमें से कौन से राजा थे जिन्होंने
टोकन करेंसी के साथ एक्सपेरिमेंट किया था? ये दो नाम दे देगा, गाजन खान, कुबलाई खान, यहां मोहम्मद बिन तुगलक भी डाल देगा और एक डाल देगा गियाजुद्दीन तुगलक, और एक ऑप्शन दे दिया ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। अब बताइए, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो गया। अब उसमें बहुत सारे लोग जो हैं जो सुपरफिशियल पढ़ के जाएंगे वो मोहम्मद बिन तुगलक टिक करके आएंगे, तो अभी वो गलत हो गया। आंसर क्या होगा? ई, मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि गाजन खान का भी ऑप्शन दिया हुआ है, कुबलाई खान भी दिया हुआ है, सिर्फ उसमें गलत ऑप्शन क्या होगा? गियाजुद्दीन तुगलक। तो ये सब थोड़े से बारीकी चीज है हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स याद रखिएगा तो मेडिवल हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो ये था आपका टोकन करेंसी। अब देखते हैं कि इसका प्रॉब्लम क्या हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज देखते हैं, इश्यूज। इश्यूज क्या फेस करना पड़ा टोकन करेंसी के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, जो टोकन करेंसी था, इट वॉज अ न्यू कॉन्सेप्ट, इट वॉज अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड इट वॉज रेसिस्टेड बाय ट्रेडर्स एंड कॉमन पीपल। अब कोई भी नई तकनीक, अगर कोई नई चीज आती है समाज में, तो जनरली जो लोग हैं उसको एक्सेप्ट करने में आनाकानी करते ही हैं। जैसे कि किसी ज़माने में जब कंप्यूटर आ रहा था सरकारी दफ्तरों में, तो लोग कह रहे थे कि भाई रोज़गार चला जाएगा, लेकिन देखिए कंप्यूटर आने की वजह से बहुत सारे रोज़गार का सृजन भी हुआ है, इज़न्ट इट। उसी तरीके से जब डिजिटल पेमेंट आ रहा था इंडिया में, उस समय भी लोग थे कि भाई डिजिटल पेमेंट सेफ है कि नहीं है, और तकरीबन 2-3 साल का समय लगा गवर्नमेंट को कन्विंस करने में आम लोगों को कि नहीं आप डिजिटल पेमेंट कीजिए, इज़न्ट इट। तो नए कॉन्सेप्ट को लोगों को मनवाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब इसी बीच में हो सकता है कि वो कॉन्सेप्ट जो है वो फ्लाउंडर हो जाए, वो कॉन्सेप्ट जिस बीच में आप जनता को समझा सकते थे उसी बीच में हो सकता है कि वो कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ जाए। मान लीजिए कोई ना कोई लीकेजेस हो गया, जैसे इस केस में हुआ। इस केस में क्या हो गया कि जो ब्रॉन्ज कॉइन्स था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इंट्रोड्यूस किया था, इट वॉज इजी टू मिंट, इट वॉज इजी टू मिंट। इसे कोई भी बंदा मिंट कर सकता था, मतलब ब्रॉन्ज कॉइन्स बना सकता था, ठीक है। और इसकी वजह से बहुत सारे फेक कॉइन्स स्टार्टेड सर्कुलेटिंग इन मार्केट, ठीक है। अब ये जो ब्रॉन्ज कॉइन्स जो था, इसका वैल्यू कितना का था? सिल्वर कॉइन के इतना, समझ रहे हैं आप। तो लोग क्या करने लगे कि ब्रॉन्ज कॉइन जो था इट वाज इजी टू मिंट, लोग घरों में ही सिक्के मतलब जो है वो मिंट करने लगे, जिसकी वजह से बहुत सारी फेक करेंसी आने लगी मार्केट में। फेक करेंसी ज्यादा आ जाएगा तो क्या होगी? इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था, वो लड़खड़ा जाएगी। सुल्तान को जब ये पता चला तो फाइनली मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको रिकॉल किया 1333 में, 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि ठीक है, जिनके जिनके पास ब्रॉन्ज कॉइन्स है सारे कॉइन्स लाओ और उनको एक्सचेंज किया जाएगा सिल्वर कॉइन से। कैसे नोटबंदी के समय हुआ था कि जो पुरानी करेंसी है वो बैंक को दीजिए और वो आपको उतनी डिनोमिनेशन का न्यू करेंसी देगा। तो उस केस में यहां पे हुआ, लेकिन यहां पे सुल्तान को घटा लॉस क्यों सहना पड़ा? क्योंकि सिल्वर करेंसी जो था, जो तनका था, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू था। तो आप ब्रॉन्ज कांस्य दे रहे हैं और चांदी ले रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से 1333 में दिस टोकन करेंसी वाज रिकॉल्ड और वाज विथड्रॉन, ठीक है। एंड इट कॉस्ट हेवी लॉस, इट कॉस्ट हेवी लॉस टू स्टेट एक्सचेकर, इट कॉस्ट हेवी लॉस टू स्टेट एक्सचेकर। और दूसरा इंपैक्ट इसका क्या पड़ेगा? लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी किसकी? सुल्तान की, कि भाई ये आज कुछ बोल रहा है कल कुछ और स्कीम लेके आ जाएगा, इजंट इट। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। अब इसी में आपको स्ट्रेट क्वेश्चन ये पूछ देगा कि बताइए टोकन करेंसी जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, किस मेडिवल रूलर ने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्लियर है ये चीज? चलिए स्टेप देखते हैं, वो है क्या? रेजिंग आर्मी एंड डिसबैंडिंग इट, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो पर्सनल प्रोफाइल है वो कल की क्लास में हम लोग कर चुके हैं, इजंट इट। तो थर्ड जो इंपॉर्टेंट है कंट्रोवर्शियल स्टेप था मोहम्मद बिन तुगलक का, क्या? रेजिंग आर्मी एंड डिसबैंडिंग इट, ठीक है। और ये मैंने अभी स्टार्टिंग लेक्चर में बताया भी है, मैं फिर से बता देता हूं। हुआ ये था कि देयर वाज अ थ्रेट,
देयर वॉज अ थ्रेट फ्रॉम whom? फ्रॉम तामशरीन. Who was Tamsharin? He was the Mongol general who invaded Sindh. ठीक है, तो मंगोल जनरल था तामशरीन, उसने सिंध को इन्वेड कर दिया था, मतलब कि कैप्चर कर लिया था. एंड मंगोल फोर्सेस, जो मंगोल सेना थी, इट रीच्ड टिल मेरठ, और मेरठ तक मंगोल सेना जो है वो पहुंच चुकी थी. ठीक है. मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि मंगोल्स के साथ वॉर किया. तो मोहम्मद बिन तुगलक फॉट वॉर विथ हुम? तामशरीन. और कहां पे? एट द बैंक ऑफ रिवर झेलम. बैंक ऑफ रिवर झेलम. एंड मोहम्मद बिन तुगलक डिफीटेड मंगोल्स. जी, और मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोल्स को क्या कर दिया? डिफीट भी कर दिया. ठीक है. तो मंगोल्स रिट्रीट हो गए, मंगोल्स 2 कदम पीछे चले गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मंगोल्स जो है वो फिर से अटैक नहीं करेंगे. तो इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि जो फ्रंटियर है, जो फ्रंटियर समझते हैं, जो बॉर्डर है सल्तनत का, उसको सिक्योर किया जाए. और फ्रंटियर जो है, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट क्षेत्र था दिल्ली सल्तनत के लिए, जो सरहदी क्षेत्र था, वो था आपका वो एरिया जो हिंदू कुश माउंटेन और आपका कांधार के बीच में होता था, मतलब कि अफगानिस्तान साइड और थोड़ा मोड़ा जो भी आपका वेस्ट पाकिस्तान है. ठीक है. तो इसमें जो फ्रंटियर एरिया थी उस समय दिल्ली सल्तनत की, वो थी बिटवीन कांधार एंड हिंदू कुश. ठीक है. ये फ्रंटियर एरिया था किसका? दिल्ली सल्तनत का. इसको साइंटिफिक फ्रंटियर भी कहते हैं. साइंटिफिक फ्रंटियर. ठीक है. क्योंकि इस एरिया के अंदर अगर कोई सेना घुस गई तो समझिए कि दिल्ली सल्तनत के लिए वो अलार्म बेल है. ठीक है. तो हो सकता है स्ट्रेट आपसे बीपीएससी में पूछ दे कि इसमें से किस रीजन को दिल्ली सल्तनत का साइंटिफिक फ्रंटियर कहा गया है, तब आपके आंसर होंगे कांधार एंड हिंदू कुश के क्षेत्र का. ठीक है. तो मंगोल्स जो है वो मंगोल्स को हरा दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने झेलम नदी के किनारे, लेकिन इससे ये श्योरिटी नहीं थी कि मंगोल्स जो हैं वो फिर से वापस नहीं आएंगे, इजंट इट. तो अब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी तैयारी स्टार्ट की और उसने एक विशाल सेना, मतलब काफ़ी हेवी नंबर्स पे उसने आपको ये किया, रिक्रूटमेंट ड्राइव स्टार्ट किया. ठीक है. तो आर्मी बन भी गई, जितना सेना चाहिए था उतनी और सेना बन गई. लेकिन इस बीच में क्या होता है कि मंगोलों के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के रिश्ते जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं. डिप्लोमेटिक मीन्स से मंगोल्स के साथ मोहम्मद बिन तुगलक का रिलेशन अच्छा हो गया और मोहम्मद बिन तुगलक ने वो जो बनी बनाई जो फौज उसने बनाई थी उसको डिसबैंड कर दिया. ठीक है. तो ये भी आपका क्या कंट्रोवर्शियल स्टेप है. इससे भी क्या हुआ, स्टेट को, गवर्नमेंट को जो राजशाही जो खर्चे थे जो था उसको, उसमें मतलब कि तनाव आया, स्टेट एक्सचेकर को लॉस हुआ. तो ये था आपका थर्ड कंट्रोवर्शियल स्टेप. नेक्स्ट कंट्रोवर्शियल स्टेप जो मोहम्मद बिन तुगलक का रहा है वो रहा है उसका अग्रेरियन रिफॉर्म्स. इसको मैं नेक्स्ट पेज में कर देता हूं. तो यहाँ पे तामशरीन याद रखिएगा. तामशरीन वो मंगोल रूलर थे, मंगोल जनरल थे जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अटैक किया था. ये आपका इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे किस नदी के किनारे मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोल फोर्सेस को हराया था? तो झेलम नदी के किनारे. ठीक है. साइंटिफिक फ्रंटियर जो है वो तुगलक टाइम्स में किस एरिया को कहते थे? तो वो एरिया जो कांधार और हिंदू कुश के बीच का था. ठीक है. नेक्स्ट कंट्रोवर्शियल स्टेप देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का. वो है मोहम्मद बिन तुगलक का अग्रेरियन रिफॉर्म्स. अग्रेरियन रिफॉर्म्स. अब देखिए ये जो रिफॉर्म्स, जो सुधार सुल्तान लाएगा, वो एक उसका ऑब्जेक्टिव सही था, उसका जो लाने का जो मंशा था वो सही था, लेकिन स्कीम फेल हो गया. कैसे? देखिए. तो जब मोहम्मद बिन तुगलक राजा बना था इनिशियल ईयर्स में ही, 1325 में वो राजा बना है, तो अपने इनिशियल ईयर्स में ही फेस्ड व्हाट? रिबिलियन. बगावतें तो होते रहती थी. तो इन इट्स इनिशियल ईयर मोहम्मद बिन तुगलक फेस्ड रिबिलियन. रिबिलियन किसका? पेजेंट्स का. किसान लोग रिबिलियन कर दिए थे. कहां के किसान? तो ऑफ दुआब एरिया.
द्वाब एरिया। और द्वाब एरिया आप जानते हैं कि एरिया बिटवीन गंगा एंड यमुना, यही द्वाब एरिया होता है। ठीक है, अगर इसको क्षेत्र के आधार पे हम बताएं कि भारत में कौन सा एरिया है ये, तो आप कह सकते हैं वेस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न यूपी। अब ये जो एरिया है गंगा और यमुना के बीच में, ये क्या होगा, हाईली फर्टाइल है। तो सल्तनत का जो सबसे उपजाऊ जमीन जो है वो कहां था, दोआब एरिया में था, और वहां के किसान बगावत कर चुके हैं। ठीक है, अब बगावत क्यों किए थे वहां के किसान? व्हाई द पेजेंट्स रिबेल्ड अगेंस्ट दिल्ली सल्तनत? तो दे रिबेल्ड अगेंस्ट दिल्ली सल्तनत बिकॉज ऑफ ओवर असेसमेंट ऑफ टैक्सेस, बिकॉज ऑफ ओवर असेसमेंट ऑफ टैक्सेस। किसानों की यह शिकायत थी कि सरकार जो है वो जो हम पे टैक्स, मतलब टैक्स उस समय जमाने में क्या होगा, लैंड रेवेन्यू। किसान क्या देंगे जी, इनकम टैक्स थोड़ी देंगे, लैंड रेवेन्यू देंगे। तो इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं ओवर असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये प्रॉब्लम था जिसकी वजह से पेजेंट्स जो हैं दोआब एरिया के, वो दिल्ली सल्तनत के खिलाफ हो गए थे, बगावत कर दिए थे। ठीक है, अब ये ओवर असेसमेंट ऑफ टैक्सेस क्यों होता था? तो आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही जो टैक्स रखा गया था, कितना रखा गया था, हाफ ऑफ द प्रोड्यूस। ये जब मैं अलाउद्दीन खिलजी का मार्केट रिफॉर्म आपको बता रहा था, तब मैंने ये बात कही थी कि to ensure the proper supply of essential commodities, की जो जरूरत के सामान हैं उनका निरंतर रूप से, सुचारू रूप से सप्लाई होते रहे, उसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि टैक्सेस जो हैं वो कैश में मांगना स्टार्ट किया था, है ना। और जिसकी वजह से किसानों को अपना फसल बेचना पड़ता था, किसको, बंजारों को, isn't it? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही टैक्स जो है दोआब एरिया में वो कितना था, हाफ ऑफ द प्रोड्यूस। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने लैंड रेवेन्यू को फिक्स करने के लिए उसने लैंड होल्डिंग्स की मेजरमेंट स्टार्ट की थी, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हद तक जो टैक्स रखा गया था वो ओवर असेस्ड था। ठीक है, तो बहुत दिन तक जो लोग हैं दोआब एरिया के वो सहते रहे टैक्सेस। अब एक जनता एक दिन में बगावत तो करती नहीं है, 20 साल 25 साल जब हालात जो हैं वो नहीं सहनीय होते हैं, तभी जो कोई भी जनता है किसी भी सरकार में, चाहे किसी भी सल्तनत में, वो बगावत करती है। तो यहाँ पे भी हुआ क्या कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में किसानों ने क्या कर दी, बगावत कर दी। ठीक है, और इसकी वजह से फिर क्या हो गया कि ओवर असेसमेंट ऑफ टैक्सेस था ही, ओवर असेसमेंट ऑफ टैक्सेस की वजह से फेमाइन हो गया। फेमाइन क्या हो गया, मतलब अकाल पड़ गया, और ये अकाल लगभग 6 ईयर्स, 6 साल तक गंगेटिक दोआब में अकाल पड़ गया, ऑलमोस्ट 6 ईयर्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ ओवर असेसमेंट ऑफ टैक्सेस दैट वाज बीइंग कंटिन्यूड टिल द टाइम ऑफ खिलजीज। और यहाँ पे टैक्सेस कितने थे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के राजा बनने से पहले ये चला आ रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक को रिबिलियन फेस करना पड़ा, ये बैकग्राउंड समझ में आया। अब देखते हैं जब ये बगावत शांत होगी तो मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं ही विल टेक स्टेप्स, वो कुछ कदम उठाएंगे कि किसानों का जो माली हालत है, किसानों की जो इकोनॉमिक स्थिति है वो ठीक हो। ठीक है, तो देखिए क्या क्या स्टेप्स मोहम्मद बिन तुगलक लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं स्टेप्स। कोई प्रॉब्लम यहां तक तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए। तो स्टेप्स टेकन बाय मोहम्मद बिन तुगलक, और इसी को हम लोग कहते हैं कि अग्रेरियन रिफॉर्म्स, कृषि सुधार, अग्रेरियन रिफॉर्म्स। तो इसका ऑब्जेक्टिव काफी नोबल था, है ना। ये ऑब्जेक्टिव, ये अग्रेरियन रिफॉर्म्स मोहम्मद बिन तुगलक क्यों ला रहा है कि भाई उसकी सल्तनत में जो प्रजा है, जहां पे 6 सालों तक फेमाइन आया है, वहां उनकी जो दशा है उनको इंप्रूव किया जाए। लेकिन ये स्टेप फेल हो जाएगा। कैसे फेल होगा वो भी हम लोग देखेंगे। पहले देख लेते हैं क्या क्या स्टेप मोहम्मद बिन तुगलक ने मतलब उठाया है। तो पहला, इंप्रूव कल्टीवेशन। उसने सबसे पहले क्या सोचा कि जो कल्टीवेशन का जो एरिया है उसको एक्सटेंड किया जाए और इम्प्रूव किया जाए। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि पहले 10 कट्ठे में, एक बात कह रहा हूँ, मान लीजिए पहले 10 कट्ठे में खेती होती थी, तो अब सुल्तान को जो पैसा मिलेगा, लैंड रेवेन्यू मिलेगा, वो कितने से मिलेगा, वो 10 कट्ठे के क्षेत्रों से मिलेगा। लेकिन मान लीजिए सुल्तान ने
क्या किया कि जो फसल की जो कल्टीवेशन होती है उसको 12 कट्ठे में करवाया, 2 कट्ठे इंक्रीज करवा दिया, तो एक्सटेंशन हुआ उसके कल्टीवेशन का। तो अब जो नेक्स्ट ईयर से सुल्तान को पैसा आएगा वो कितने कट्ठे पे आएगा, तो 12 कट्ठे पे आएगा। आ रही है बात समझ में? तो दैट इज व्हाट एक्सटेंड एंड इंप्रूव कल्टीवेशन। कैसे सुल्तान फसल को इंप्रूव भी करेगा और एक्सटेंड भी करेगा? तो सबसे पहले ही set up a separate department for agriculture called as दीवाने आमिर ई कोही। देखिए टर्म से क्वेश्चन आता है और टर्म याद रखिएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि फर्स्ट ही सेटअप एन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उसने एक कृषि डिपार्टमेंट विभाग ही स्टार्ट कर दिया अपने गवर्नमेंट में, कि जिसका काम क्या था, कृषि को इंप्रूव करना। और उस डिपार्टमेंट का नाम क्या हुआ, दीवाने आमिर कोही। ठीक है, और ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन आ जाएगा कि मेडिवल हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में दीवाने आमिर कोही क्या था। ठीक है, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने आपको अलाई दरवाज़ा बनाया है। ये मैं जब खिलजी पढ़ा रहा था परसों तो मैंने बताया है आपको। और कोई प्रॉब्लम? बफरिंग हो रहा है अभी, ठीक है? नाउ इट्स ओके, शैल वी स्टार्ट? ओके फाइन। तो मेडिवल हिस्ट्री में आपको टर्म से क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकता है आपसे कि दीवाने आमिर कोही क्या था। तो इट वाज एन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सेटअप बाय मोहम्मद बिन तुगलक। और इस दीवाने आमिर कोही का काम क्या होता था? टू प्रोवाइड एग्रीकल्चरल लोन्स। जी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि किसानों को लोन्स का भी प्रावधान स्टार्ट करवाया। तो ये क्वेश्चन आपसे आता है कि मेडिवल सुल्तान मतलब मध्यकालीन भारत में वो कौन सुल्तान था जिसने एग्रीकल्चरल लोन जो है वो स्टार्ट किया था? तो आपके आंसर होंगे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और ये जो एग्रीकल्चरल लोन्स था, जो कृषि ऋण था, जो प्रोवाइड किया जाता था किसको? किसानों को। किस लिए? ताकि वो अपने कल्टीवेशन को इंप्रूव और एक्सटेंड कर सके। उन एग्रीकल्चरल लोन को टक्कावी लोन्स कहा जाता था, टक्कावी लोन्स। और ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है आपसे कि टक्कावी क्या होता था। सीधे बताइएगा, टक्कावी क्या होता था? एग्रीकल्चरल लोन होता था, जो किसने स्टार्ट किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और उस डिपार्टमेंट का नाम किया था जो कृषि विकास के लिए, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने सेटअप किया था, दीवाने आमिर कोही। यहां से ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। दीवाने आमिर कोही क्या था और टक्कावी लोन्स क्या होते थे? अब बताइए, इसको अगर आप रटिएगा तो कभी याद नहीं होगा या फिर एग्जाम में आप भूल जाइएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि भाई टक्कावी या दीवाने आमिर कोही इज रिलेटेड टू द स्टेप्स टेकन बाय मोहम्मद बिन तुगलक टू इंप्रूव एग्रीकल्चर। ठीक है, दीवाने आमिर कोही was the department and दीवाने आमिर कोही used to provide loans and those agricultural loans were called as टक्कावीज। ठीक है जी, क्लियर है ये चीज? इसके अलावा और क्या स्टेप्स मोहम्मद बिन तुगलक ने लिया दीवाने आमिर कोही के अलावा कल्टीवेशन को इंप्रूव किया जाए? तो सेकेंड स्टेप दैट ही टुक, दैट द गवर्नमेंट, जो सरकार थी, इट एनकरेज्ड पेजेंट्स। ये लिख लीजिए, अगर लिख लिए तो फिर मैं इसको रब कर दूंगा। चाहे नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। तो यहां पे टक्कावीज ये सब क्लियर है ना? यहां पे कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। ठीक है, चलिए। तो एक स्टेप उसने मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए? दीवाने आमिर कोही की एस्टैब्लिशमेंट और इसके तहत टक्कावी लोन्स। और इसके अलावा और किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि ही एनकरेज्ड whom? पेजेंट्स। किस लिए? टू कल्टीवेट व्हाट? सुपीरियर क्रॉप्स। टू कल्टीवेट सुपीरियर क्रॉप्स। सुपीरियर क्रॉप्स कहने का मतलब ये हुआ वैसे फसल
जिसके मतलब दाम जो है, जिसकी रेट ज़्यादा हो, जैसे कि आप 1 किलो चावल कल्टीवेट कीजिए और 1 किलो कॉफ़ी कल्टीवेट कीजिए, तो मार्केट में आप जाइएगा तो ज़्यादा पैसा किस चीज़ का मिलेगा आपको? कॉफ़ी का। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन अगर हम करेंगे राइस और कॉफ़ी के बीच में, तो यहाँ पे सुपीरियर क्रॉप कौन हो गया? कॉफ़ी, इजंट इट? तो उसी तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक ने इनकरेज किया किसानों को कि भाई अपने ज़मीन पे सुपीरियर क्रॉप कल्टीवेट करो, वैसे क्रॉप कल्टीवेट करो जिसका रिटर्न तुम्हें मार्केट में मिले। जैसे कि पहले लोग बार्ली कल्टीवेट करते थे, तो सुपीरियर क्रॉप्स में मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि भाई आप लोग वीट कल्टीवेट करो। क्या बार्ली कल्टीवेट करते हो, जौ कल्टीवेट करते हो, इससे क्या मिलेगा? गेहूं कल्टीवेट करो उतने एरिया में, तुम्हें भी ज़्यादा पैसा मिलेगा, हमें भी ज़्यादा टैक्स मिलेगा। तो वीट हो गया, या फिर शुगर केन हो गया, या फिर डेट्स हो गया, ठीक है, डेट्स होता है ना, किशमिश कहते हैं शायद उसे। तो ये सुपीरियर क्रॉप्स हैं जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने इनकरेज किया। तो दीज वेयर द स्टेप्स टेकन बाय मोहम्मद बिन तुगलक टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ पेजेंट्स इन द दोआब एरिया। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। एम आई ऑडिबल टू यू पीपल? आप कमेंट में लिख सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो कनेक्टिविटी से। चलिए अब देखते हैं कि इस स्कीम का एनालिसिस देखते हैं कि ये स्कीम जो था एग्रीकल्चरल लोन प्रोवाइड करना, तो ये याद रखिएगा कि एग्रीकल्चरल लोन प्रोवाइड किस सुल्तान ने करवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। और उस एग्रीकल्चरल लोन को क्या कहते थे? तो टक्कावी। तो देखिए एनालिसिस देखते हैं अब कि क्या ये स्कीम सक्सेसफुल हुआ कि ये स्कीम फेल्ड हो गया। तो ये स्कीम जो है वो फेल्ड हो गया। क्यों फेल्ड हो गया? तो फर्स्ट बिकॉज ऑफ करप्ट ऑफिशियल्स, बिकॉज ऑफ करप्ट ऑफिसर्स। ठीक है, करप्ट ऑफिसर्स ने क्या किया? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। और दूसरा द ऑफ इनएक्सपीरियंस्ड ऑफिशियल्स। तो कुछ तो करप्ट ऑफिशियल्स ने इस स्कीम को फेल बना दिया, और कुछ इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए जो नई नियुक्तियां, जो नई अपॉइंटमेंट की गई थी ऑफिशियल्स की, उन्हें जो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से ये जो पॉलिसी थी, टक्कावी लोन की पॉलिसी जो थी, ये फेलियर हो गई। स्टेट का, गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा जो है वो फंस गया। एंड अगेन बाद में जो फिरोज शाह तुगलक आते हैं, तो उन्हें लास्ट में, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक आएंगे, तो लास्ट में उन्हें क्या करना पड़ता है? इन एग्रीकल्चरल लोन्स को वो क्या करते हैं कि राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है कि एग्रीकल्चरल लोन्स जो ड्यूज हुआ था किसानों पे, उसको किस सुल्तान ने खत्म करवाया था? तब आपके आंसर होंगे फिरोज शाह तुगलक। तो ये था आपका मोहम्मद बिन तुगलक का अग्रेरियन रिफॉर्म्स। इसमें एक और ये भी आप ऐड कर सकते हैं, दीवाने आमिर को ही तो उसने बनाया, पेजेंट्स को इनकरेज किया, और साथ ही साथ उसने क्या किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने कि जो एरिया थे, जो सल्तनत का एरिया था, जो एम्पायर था, मतलब जो दोआब के रीजन का क्षेत्र था, जो एरिया ऑफ दोआब था, उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? डिवाइडेड इनटू डेवलपमेंट ब्लॉक्स। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले क्या किया? जो एरिया था, मान लीजिए कि कोई एरिया होगा, ठीक है, इस एरिया को मोहम्मद बिन तुगलक ने पहले ब्लॉक में बांटा। ठीक है, कि इस एरिया पे एग्रीकल्चर को हमें प्रमोट करना है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये क्या हो गया? डेवलपमेंट ब्लॉक हो गया। हर एक ब्लॉक में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक डेवलपमेंट ऑफिसर रखा, और दीवाने आमिर कोही के माध्यम से इन डेवलपमेंट ब्लॉक में एग्रीकल्चरल लोन पहुंचाया, जिसको हम लोग कहते हैं टक्कावी। लेकिन ये स्कीम फेल्ड हो गया। क्यों फेल्ड हो गया? बिकॉज ऑफ करप्ट ऑफिसर्स, एंड सेकेंड बिकॉज ऑफ इनएक्सपीरियंस्ड ऑफिशियल्स। ठीक है जी। जो मोहम्मद बिन तुगलक का है वो है आपका कराची एक्सपीडिशन। तो अब देखते हैं कंट्रोवर्शियल मिलिट्री स्टेप्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। और इसमें दो एक्सपेडिशन है हमारा, एक है कराची एक्सपेडिशन
एक है आपका कराचिल एक्सपेडिशन और दूसरा है आपका कांगड़ा एक्सपेडिशन। कराचिल एक्सपेडिशन जो है ये आपका 1333 का है और जो कांगड़ा एक्सपेडिशन है ये 1337 का है। ठीक है, तो कराचिल एक्सपेडिशन 1333, कांगड़ा एक्सपेडिशन 1337। ठीक है, अब देखिए कराचिल एक्सपेडिशन जो है ये कहाँ हुआ था? इट हैपेंड इन द कुमाऊं हिल्स। कुमाऊं हिल्स जो है वहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने ये एक्सपेडिशन स्टार्ट किया था। और इस कराचिल एक्सपेडिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कराचिल एक्सपेडिशन? तो इसका ऑब्जेक्टिव था टू कॉन्कर कश्मीर। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ये एक्सपेडिशन क्यों किया था? टू कॉन्कर कश्मीर। एंड व्हाई टू कॉन्कर कश्मीर? वो कश्मीर को कैप्चर क्यों करना चाहता था? बिकॉज ही वॉन्टेड टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ हॉर्सेस फ्रॉम चाइना। Because he wanted to control the supply of horses from China। तो चाइना में एक एरिया जो है वो आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते होंगे, सिनकियांग, वहाँ से घोड़ों की सप्लाई होती थी। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक ने ये सोचा कि अगर कश्मीर हमारे हाथ आ जाएगा तो अच्छे घोड़ों की सप्लाई जो है चीप रेट में वो सुल्तान को मिलते रहेगी। और याद रखिए कि अच्छे नस्ल के घोड़े जो हैं वो हिंदुस्तान में ब्रीड नहीं किए जाते थे, अच्छे नस्ल के घोड़े को इंपोर्ट किया जाता था। लेकिन ये कराचिल एक्सपेडिशन में क्या हुआ कि थोड़ा सा सक्सेस मिला। जब लड़ाई चल रहा था तो मोहम्मद बिन तुगलक के आर्मी को थोड़ा सा सक्सेस मिला और उसके बाद वो क्या कर दिए कि और अंदर मतलब और इंटीरियर ऑफ द हिल्स में वो चले गए उसके आर्मी। अब काफी रफ टेरेन था जिसकी वजह से बहुत सारे आर्मी जो गए कराचिल एक्सपेडिशन में बहुत सारे लोग मर गए। तो बारनी जो फेमस हिस्टोरियन है वो तो यहां तक कहते हैं कि लगभग 10,000 लोग गए थे कराचिल एक्सपेडिशन में और सिर्फ 10 लोग लौट के आए थे। ठीक, अब ये बारनी का स्टेटमेंट है, बारनी काफी एक्सैजुरेट भी करते थे चीजों को, लेकिन आप इससे ये आंकलन लगा सकते हैं कि कराचिल एक्सपेडिशन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक वाज अ फेलियर। ठीक है, लेकिन इसका एक पॉजिटिव भी इंकलिंग आया। पॉजिटिव इंक क्या आया कि डिजास्टर तो हुआ लेकिन बहुत सारे जो हिल राजाज थे, जो हिल ट्राइब्स के जो राजाज थे, उन्होंने दिल्ली सल्तनत की ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट किया। तो ये एक थोड़ा सा सिल्वर लाइनिंग भी है। लेकिन जनरली जो मोहम्मद बिन तुगलक का ये जो एक्सपेडिशन था दैट वाज व्हाट? डिजास्टर। उसी तरीके से सेकंड एक्सपेडिशन जो मोहम्मद बिन तुगलक ने लिया है वो 1337 में लिया है और उसको क्या कहते हैं? कांगड़ा एक्सपेडिशन। और इसका ऑब्जेक्टिव था टू सिक्योर द फ्रंटियर, टू सिक्योर द हिल फ्रंटियर। पर्वतीय जो एरिया थे, पर्वतीय जो बाउंड्री थी सल्तनत की, उसको सिक्योर करना, टू सिक्योर द हिल फ्रंटियर ऑफ सल्तनत। एंड कांगड़ा एक्सपेडिशन में भी द सुल्तान सफर्ड हेवी लॉसेस। ठीक है जी, सो दीज वेयर द कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेप्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं। या तो क्वेश्चन शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल से आ जाएगा, या तो क्वेश्चन आपके उसके टोकन करेंसी के इंट्रोडक्शन से आ जाएगा, या फिर क्वेश्चन उसके मिलिट्री जो एक्सपेडिशंस हैं वहां से आ जाएगा, या फिर अग्रेरियन रिफॉर्म से आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कुछ, ये सब तो स्टेप्स हो गए, कुछ इसमें पॉजिटिव चीजें भी देख लेते हैं, कुछ मिसलेनियस फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, जो फैक्चुअल है। तो मोहम्मद बिन तुगलक से इब्न बटूटा का नाम भी एसोसिएटेड है। कल के क्लास में मैंने बताया है इब्न बटूटा कौन थे? फेमस मोरक्कन ट्रैवलर थे जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे आए हैं। और उन्होंने कौन सी किताब लिखी है? रिहला। किसने लिखी है? इब्न बटूटा ने। सेकेंड चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि जब राजधानी शिफ्ट हुई, मैंने बताया ना 1327 में जब कैपिटल शिफ्ट हुआ और उसके बाद वापस जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं वो कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं 1335 में। तो इनके कैपिटल शिफ्ट होने से कुछ पॉजिटिव्स भी हुए। पॉजिटिव्स ये हुआ कि जब बहुत सारे लोग दिल्ली छोड़ के दौलताबाद गए तो वो अपने साथ अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपना फूड हैबिट,
अपना लैंग्वेज, ये सब लेके गए और इसकी वजह से एक यूनिक ब्लेंड ऑफ कल्चर जो है वो डेक्कन में डेवलप हुआ। तो ये जो कैपिटल का शिफ्ट हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक का, ये डिजास्टर तो था लेकिन इसमें कुछ सिल्वर लाइनिंग्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। तो पॉजिटिव्स क्या है कि कैपिटल शिफ्ट होने की वजह से जो दिल्ली का कल्चर था, दिल्ली का जो फूड स्टाइल था, दिल्ली का जो लैंग्वेज था, जो तौर तरीके थे, जो कस्टम्स थे, वो सब कहीं ना कहीं जाके डेक्कन साउथ इंडिया में मिक्स होके एक नया डेक्कनी कल्चर जो है उसको इन्फ्यूज किया। ये एक पॉजिटिव है। नेगेटिव तो मैंने आपको बता दिया है कि लॉस टू एक्सचेकर। और तीसरा जो डायमेंशन बनता है कैपिटल शिफ्ट होने का, वो अभी ध्यान से सुन लीजिए। मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक का कैपिटल शिफ्ट होने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, साउथ इंडिया को कंट्रोल करना। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ पावर्स जो थी साउथ इंडिया में वो रिपीटेडली दिल्ली सल्तनत के खिलाफ बगावत कर रही थी। उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्ट किए थे कैपिटल देवगिर। अब देवगिर से वो वापस जा रहे थे, क्यों? क्योंकि बंगाल अलग हो चुका था। तो जब वापस गए मोहम्मद बिन तुगलक, तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, वापस जाने के बाद दो नए एम्पायर बन गए साउथ इंडिया में, विजयनगर एंड बाहमनी किंगडम, जिसके विषय में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक बार फिरोज शाह तुगलक जब मैं खत्म कर दूंगा, जब तुगलक खत्म हो जाएगा तो वापस आएंगे। तो विजयनगर एम्पायर और बाहमनी किंगडम ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विजयनगर एम्पायर और बाहमनी किंगडम ये कब, किसके टाइम पीरियड में बना है? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो विजयनगर एम्पायर के रूलर्स जो थे, दे सक्सीडेड इन कार्विंग आउट अ सेपरेट प्रिंसिपैलिटी फॉर देमसेल्व्स। और विजयनगर एम्पायर के फाउंडर कौन है? कभी कभी प्रीलिम्स में स्ट्रेट यही क्वेश्चन आएगा। तो विजयनगर एम्पायर जब बताएंगे तो ये पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी फैक्चुअल चीज याद कर लीजिए। विजयनगर एम्पायर के फाउंडर है हरिहरा एंड बुक्का। ये दो भाई थे, हरिहरा एंड बुक्का, दे आर द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर। और जो बाहमनी किंगडम है उसके फाउंडर कौन है? उसके फाउंडर हैं आपके हसन गंगू। इनका ओरिजिनल नाम था अलाउद्दीन हसन, ठीक है। तो ये भी आपके प्रीलिम्स में कभी कभी स्ट्रेट आ जाता है। बाहमनी किंगडम्स के फाउंडर कौन है? हसन गंगू, जिनका ओरिजिनल नाम क्या है? अलाउद्दीन हसन। और विजयनगर एम्पायर के फाउंडर कौन है? हरिहरा एंड बुक्का। एंड द फॉर्मेशन ऑफ बोथ दिस एम्पायर, विजयनगर एंड बाहमनी, वाज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिक्लाइनिंग अथॉरिटी ऑफ दिल्ली सुल्तान्स ओवर द साउथ इंडिया, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में ही विजयनगर और बाहमनी किंगडम बना है। ये सेपरेटली हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट योर मोहम्मद बिन तुगलक कराचील एक्सपेडिशन और उनका मिलिट्री करियर का फेलियर और कुछ जो इसमें पॉजिटिव्स हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए तो इसको वाइंड अप करते हैं। अब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाएगी। तो मोहम्मद बिन तुगलक विल डाई व्हेन? इन 1351। तो डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक 1351। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थिति क्या हुई? द कंडीशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड से ही रिबिलियन होने लगे थे। तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत स्टार्टेड। किसके टाइम पीरियड पे स्टार्ट हो गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के ही टाइम पीरियड में स्टार्ट हो गया था, तब ना बगावत हो रही थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के डेथ के बाद क्या होगा? ये जो डिक्लाइन है, जो डिसइंटीग्रेशन है, ये और तेजी से होगा, इजंट इट? और दिल्ली सल्तनत के डिसइंटीग्रेशन के कुछ कारण भी थे, क्यों दिल्ली सल्तनत टूट रही थी। तो सबसे पहले देखिए, जो नोबल्स थे, जो कि एक अहम रोल प्ले करते थे सल्तनत को मेंटेन करने के लिए, दीज नोबल्स वेयर अनहैप्पी। अनहैप्पी विथ हुम? विथ द पॉलिसीज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। क्या थी मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसी? मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक वाज अ लर्नेड मैन, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, रैशनलिस्ट था, है ना। और इसीलिए उसने नोबिलिटी बेस को और एक्सपैंड किया था। नोबिलिटी बेस को एक्सपैंड करने का मतलब क्या हुआ कि अब नोबिलिटी में नए नए लोग आएंगे। तो नए नए लोग आएंगे तो पावर जो है वो पुराने लोगों का डिक्लाइन होगा। तो जिसकी वजह से जो पुराने नोबल्स थे, दे वेयर व्हाट? अनहैप्पी, इजंट इट? उसके बाद वास्ट एम्पायर मतलब रूल किया है, मतलब मैक्सिमम एरिया ऑफ दिल्ली सल्तनत, वो कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। तो वास्ट एम्पायर होने की वजह से जो डिसरप्शन टेंडेंसीज होंगी वो ज्यादा होंगी, है ना जी। अब आप लेट से कि अपना 1 कट्ठा जमीन को कंट्रोल कीजिए और 100 बीघा जमीन को कंट्रोल कीजिए, दोनों में प्रॉब्लम किस में आएगा? 100 बीघा जमीन को कवर करने में।
हो सकता है कोई इधर से बोले कि नहीं ज़मीन मेरा है, वहाँ से 5 लोग बोले वो ज़मीन मेरा है, एक इकट्ठे में हो सकता है क्या, मुश्किल से कोई एक आदमी आपको प्रॉब्लम करेगा। तो वास्ट एम्पायर था मोहम्मद बिन तुगलक का, जिसकी वजह से टेंडेंसीज का जो डिसरप्शन था वो होने लगा था। और इसमें आप बता देंगे क्या कि सक्सीड भी हुआ, जिसके वजह से विजयनगरा एम्पायर एंड बाहमनी किंगडम्स बाद में बनते हैं, एंड बाहमनी किंगडम, ठीक है। और थर्ड टेंडेंसी जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में ही हो गई थी वो क्या, थियोलॉजियंस मतलब उलेमाज मतलब रिलीजियस हेड। उलेमाज वे आर ऑल्सो अगेंस्ट मोहम्मद बिन तुगलक, वाई, बिकॉज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक्स लिबरल एटीट्यूड। तो मैंने कहा था ना मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो नॉन मुस्लिम सेंट्स को भी इंटरटेन करते थे, और उसमें आपका नाम था जिनप्रभा सूरी का, जो फेमस जैन मॉन्क थे। तो ये सब टेंडेंसीज जो थी ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में ही होने लगी थी। तो सल्तनत में तनाव जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में ही होने लगा था, और मोहम्मद बिन तुगलक के डेथ के बाद ये जो डिक्लाइन जो है ये और तेजी से होने लगा, और एक के बाद एक नए नए रियासत जो हैं वो दिल्ली सल्तनत के खिलाफ बगावत करके आज़ाद होने लगे। जैसे वारंगल आज़ाद हो गया, कामपीली कर्नाटका आज़ाद हो गया, गुजरात आज़ाद हो गया, ठीक है। तो इसके बाद जो सक्सेसर आएंगे अब फिरोज शाह तुगलक, उनको जो सत्ता मिलेगी, जो रियासत मिलेगी वो मोहम्मद बिन तुगलक से कम रहेगी, लेकिन जितना अलाउद्दीन खिलजी के पास सल्तनत था उतना ही रहेगा। तो फिरोज शाह तुगलक इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आएंगे। फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड आपका होगा क्या, 1351 से 1388। 1351 टू 1388 इज फिरोज शाह तुगलक, जिसके विषय में हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे कि फिरोज शाह तुगलक को क्या क्या परेशानियां फेस करनी पड़ी सल्तनत को संभालने में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज के क्लास में हम लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक कॉम्प्रिहेंसिवली तौर तरीके से ख़त्म किया है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं, जाके घर पे आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिए मेडिवल हिस्ट्री का, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ओके देन, तो फिर कल के क्लास में हम लोग मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।